गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में मैं आशा नागर आज आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत है उसके हमने राजनीतिक सिद्धांत का जो अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। अब जो दो प्रकार हमने बताए थे राजनीतिक सिद्धांत के, परंपरागत और आधुनिक। अब क्या है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें ये नाम इनके नहीं हैं, इनके साथ में मानकीय और अनुभववादी सिद्धांत के नाम से इनको जाना जाता है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसके साथ हमें उसका मानकीय या आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत नाम हमें याद रखना होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में परंपरावाद शब्द नहीं आया तो हमें इनके जो प्रकार हैं वो हमारे सिलेबस के अनुसार हमें, वो तो हमने केवल ईजी समझने के हिसाब से वो दो नाम बताए थे, बाकी हमारे सिलेबस में इनके नाम मानकीय राजनीतिक सिद्धांत, अनुभववादी या आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत हैं। ठीक है, जो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें इनका अर्थ बताया था कि जो मेन बातें वो हमने उसमें बताई थी सिद्धांतों के बारे में। अब आज हमारा जो ये टॉपिक है इसमें केवल हम मानकीय जो राज सिद्धांत है, आदर्शी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिचय मैं इसमें वापस दे देती हूँ कि सिद्धांत जो हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति और राजनीतिक समस्याओं के बारे में, ध्यान सुनना, राजनीति और राजनीतिक समस्याओं के बारे में विविध पक्षों का तथ्यों के आधार पर विवेचन करना और विभिन्न जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनका समाधान प्रस्तुत करना राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक विचारों का इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी जिन जिन लोगों ने राजनीति के बारे में विचार दिए, जिनको हम राजनीतिक विचारक बोलते हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक या भारतीय राजनीतिक विचारक, उन विचारों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मूल्य और तथ्य दोनों से ही होता है। उचित व अनुचित की इसमें जांच की जाती है और समाज के लिए जो सही लक्ष्य हैं, उपयुक्त लक्ष्य हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको इसमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक के मानकीय राजनीतिक सिद्धांत यानी नॉर्मेटिव थ्योरी। मानकीय या आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत है, इसको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये नोट कर लेना, कितने सारे इसके नाम हैं। इसके नाम है 1 2 3 4 इसके नाम हैं। सबसे पहला हम जानते हैं परंपरागत वाला, दूसरा हम जानते हैं इसको मानकीय, तीसरा इसको आदर्शी और चौथा शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें कोई भी जो सिद्धांत देता है वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पहले अपने मस्तिष्क में कल्पना कर लेता है। देखो, ये बातें मैंने पहले बताई थी, अब भी आ रही हैं और इसकी विशेषताओं में भी रिपीट होगी कि हमें इसका मतलब क्या है। इसको हम निगमनात्मक थ्योरी बोलते हैं कि पहले हम एक चीज़ की कल्पना करते हैं। ठीक है, जैसे कोई पिक्चर बनाने वाला पहले उसकी नाम को खोजता है या फिर एक थीम पकड़ लेता है, उस थीम पे पूरी फिल्म बना देता है। उसी प्रकार इसमें ये जो सिद्धांत वेदता हैं ये पहले कल्पना कर लेते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए। अब उस होना चाहिए के लिए उनको क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़नी है, कैसे कैसे उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, वो सारी बातें फिर उसमें धीरे धीरे जुड़ती जाती हैं। वो यही कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो अपने मस्तिष्क में कोई कल्पना कर लेते हैं, फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप देने का प्रयास करते हैं। अब उदाहरण के लिए हमेशा हमारे सामने सबसे पहले प्लेटो का उदाहरण आता है। प्लेटो के जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो आदर्श राज्य का हो, साम्यवादी विचार धारणा का हो, मतलब साम्यवादी सिद्धांत का हो, चाहे उसका दार्शनिक राजक सिद्धांत हो, चाहे उसकी शिक्षा हो, वो सारे काल्पनिक सिद्धांत हैं, क्योंकि वो वास्तविक जो यथार्थ पर उनका अनुपालन नहीं किया जा सकता, यथार्थ में वो स्थापित नहीं किए जा सकते, क्योंकि उन्होंने जो कल्पना की है वो एक ऐसी, जैसे कि हम बिना सर पैर की बातें करते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो मानकीय सिद्धांत है उनका मूल्यों से संबंध होता है। ये शुभ और अशुभ में भेद करते हैं कि कोई कार्य शुभ है या अशुभ है। ठीक है, इसमें विवेक और तर्क बुद्धि का प्रयोग करके उचित और अनुचित की जांच की जाती है, कौन चीज़ हमारी राज्य व्यवस्था के लिए उचित रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। अरस्तु, प्लेटो जैसे विचारक हैं, उनके ध्यान में उचित और अनुचित के निश्चित मानदंड थे, जिनके आधार पर उन्होंने
ये स्पष्ट किया कि उचित की सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें है कि जो पुराने परंपरागत सिद्धांत हैं उनमें व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित विचार शामिल हैं। उनसे पहले की सामग्री शामिल है। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, विचारधाराओं का, राजनीतिक विचारों के अध्ययन को इसमें शामिल किया जाता है। कहाँ तक का? जब से व्यवहारवादी क्रांति उत्पन्न हुई थी उससे पहले के जो विचार थे, संस्था थी, अध्ययन थे, विश्लेषण थे, उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, परंपरागत रूप में सिद्धांत, विचार, दृष्टिकोण, विचारधारा, परिप्रेक्ष्य, उपागम आदि सभी के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक, संस्थागत, तुलनात्मक पद्धतियों का तथा अन्य विषयगत दृष्टिकोण जैसे समाजशास्त्रीय, मनोविज्ञानात्मक, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, परंपरागत राज्यशास्त्र के विषय इसके प्रमुख विषय रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इसके जो परिचय पढ़ते हैं, इसके बारे में जो सामान्य चीज़ें जानना चाहते हैं, उन सब में इसकी सारी विशेषताएं भी आ जाती हैं। बाद में केवल हम उनको केवल पॉइंटों में अलग अलग निर्धारित करना होता है। ठीक है, जो मान के सिद्धांत है, इनके राजनीतिक सिद्धांत मतलब इनके प्रतिपादक हैं उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे। यानी जो परंपरागत सिद्धांत वेता हैं, उन्होंने जो भी सिद्धांत बनाए हैं वो उन बनाने वालों के व्यक्तित्व कैसा था, उनके दृष्टिकोण क्या रहा किसी चीज़ को देखने सोचने का, उसके आधार पर ही वो बनाए गए हैं। उनका प्रभाव उस पर पड़ा है। प्लेटो हो या कैंट हो या एक्विनास हो या हीगल हो, सब के सिद्धांतों में आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र का जो पुट है वो जरूर दिखाई देता है। ठीक है, और उस समय के जो विचारक हैं, उस समय के जो राजनीतिक विचारक हैं, जो प्लेटो हो, अरस्तु हो, उन्होंने अपने आप को किसी न किसी रूप में तत्कालीन जो उस समय राजनीतिक समस्याएं चल रही थी अपने राज्यों में, उनको देखा और उनका समाधान प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास भी किया और वो ऐसा करना भी चाहते थे। ठीक है, और जो मान के सिद्धांत वेत्ता हैं उनकी विचारधाराओं को रॉबर्ट डहल ने परा अनुभववादी या इंद्रियों से परे माना है। क्यों? क्योंकि जिनको हम इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, केवल भावनात्मक रूप से हम उनको जान सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसा होता है या होना चाहिए। हम उनको हाथ से, पैर से, जीभ से, आँखों से, कान से, इनसे उनको हम अनुभव नहीं कर सकते, कि वो सारी काल्पनिक चीज़ें जिनको हम केवल दिमाग से सोच सकते हैं। ठीक है, इनकी चिंतन प्रणाली तार्किक और निगमनात्मक है और ये ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में बैठे हैं और नीचे पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं। ये बात हमेशा आदर्शी राजनीतिक सिद्धांतों के साथ में आएगी। ठीक है, अब आती हैं इनकी विशेषताएं। विशेषताएं हैं यानी कि इनकी जो इन्होंने नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, यानी कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है, देखो इसमें ये ऊपर ही रह गया था टाइप करने में, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, ये है वो यहाँ आएगा। मूल्य सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब जानते हो, हटकर नहीं है, किसी साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम शब्द पढ़ते हैं धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब धर्म से अलग रह के कार्य करना, वो हो गया उससे अलग होना। हमारे यहाँ पर क्या शब्द है? मूल्य सापेक्ष। मूल्य सापेक्ष का मतलब है मूल्यों के साथ में जुड़ा हुआ। तो परंपरागत राज्य सिद्धांत हैं जिनको मान के राज्य सिद्धांत कहते हैं, वो मूल्यों, आदर्शों व परम तत्वों को उनमें सर्वोपरि स्थान दिया गया है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, अरस्तु का मध्यम प्रजातंत्र है, लॉक का प्राकृतिक कानून है और रूसो की सामान्य इच्छा। ये शब्द हमें फर्स्ट ईयर में थोड़े नए नए लगते हैं, लेकिन आगे आपके जैसे जैसे आप सेकेंड या थर्ड ईयर में आते जाओगे वो सारे ये जो शब्द हैं सारे हमारे सिलेबस में ही हैं, इनको हम उस टाइम अच्छे से पढ़ेंगे। इस प्रकार के सिद्धांत हैं, उनका निर्माण सिद्धांत वेत्ताओं की मान्यताओं से ही हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से ही प्रभावित रहे हैं। इनके समक्ष आनुभविक तथ्य, जांच, प्रमाण, अवलोकन का कोई महत्व नहीं रहा है। ठीक है, जो मान के राजनीतिक सिद्धांत हैं वो सारे चाहिए प्रकृति के हैं। इनके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतकार हमेशा क्रियात्मक उद्देश्य को लेकर लिख रहे हैं और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना, समर्थन करना या उसका विरोध करना ही रहा है। जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है उसमें मूल्यों व मान्यताओं को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर करना ही बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है कि जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है उनका संबंध उस समय की जो तत्कालिक समय था इन बनाने वालों के, इन सिद्धांतों को जिन्होंने बनाया है, उन सिद्धांतवेत्ताओं के समय में जो समस्याएं थी उनका हल निकालना वो चाहते थे इन सिद्धांतों के द्वारा।
राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रॉब्लम्स थी उनका वो हल निकालना चाहते थे। जैसे प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्यों आया था, क्योंकि प्लेटो ने अपने समय में देखा कि यूनान के जो नगर राज्य हैं उनके अंदर जो राजा था, उनके अंदर जो स्थिति बहुत ज़्यादा अराजक थी। ठीक है, मतलब वहाँ पर राजा इतना निरंकुश हो गया था या जनता की तरफ ध्यान नहीं देता था, तो जनता में अव्यवस्था फैल गई, असंतोष फैल गया। उन चीज़ों को वो प्लेटो इस व्यवस्था से, अव्यवस्था से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसा सिद्धांत दिया कि राज्य में दार्शनिक राजा होना चाहिए, जिसकी पर्टिकुलर योग्यताएं होती हैं, उसका पर्टिकुलर प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद में उसका निर्धारित जो कार्य हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, इटली की तत्कालीन जो स्थिति थी उससे छुटकारा पाने के लिए मैकावली ने भी अपने ग्रंथ द प्रिंस में छल कपट के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यानी कि प्लेटो हो, अरस्तु हो, मैकावली हो, लॉक हो, मार्क्स हो, इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं अपने समय की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में ही दिए हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि परंपरागत सिद्धांत के जो चिंतक हैं वे सिद्धांतकार हैं, तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे और इसी कारण उन्होंने ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जो तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने में सफल रहे हैं। अगला है कि जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है, हमारे क्या ज़बान पर परंपरा का सिद्धांत चढ़ा हुआ है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को याद करना है कि हमें क्या एग्जाम में मानकीय, आदर्शीय कुछ भी शब्द लिखा आ सकता है। तो इन सिद्धांतों की दूसरी विशेषता क्या है कि ये सब वर्णनात्मक प्रकृति के हैं। इनके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनकी व्याख्या और विश्लेषण नहीं किया गया है, बल्कि केवल उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। इस सिद्धांत के अंतर्गत तो केवल ये जानने का प्रयास भी नहीं किया गया, ये जानने का प्रयास कभी नहीं किया गया है कि संस्थाओं की समानताओं तथा असमानताओं के मूल में कौन सी परिस्थितियां हैं और जो इन्हें प्रभावित करती हैं। यानी केवल संस्थागत अध्ययन है, संस्था तो है, उसमें वर्णन किया गया है कि राज्य होता है, उसमें इतने भाग्य होते हैं, इतने होते हैं, कार्यपालिका काम कौन करेगा, व्यवस्था काम कौन करेगा, सब ठीक है, लेकिन इन संस्थाओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का इन्होंने कोई वर्णन नहीं किया है। केवल विश्लेषण नहीं किया, किसी चीज़ की व्याख्या नहीं की है, कोई समस्या समाधान इन्होंने नहीं सुझाया है, या उसका समाधान सुझाया भी तो उससे किसी समस्या का समाधान हुआ भी नहीं है। केवल इन्होंने जो भी सिद्धांत बनाया उसमें केवल वर्णन मात्र है उस समय की परिस्थितियों का। अगला है धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का इनके जो सिद्धांत है उन पर प्रभाव रहा है। ठीक है, प्लेटो हो चाहे उससे लेकर हीगल तक हो, जितने भी सिद्धांत हैं उनको सदैव आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र के एक अंश के रूप में ही प्रतिपादित किया गया है। उस समय के राजनीतिक जो विचारक थे अपने आप को किसी न किसी रूप में दर्शन, धर्म व नीति शास्त्र से जोड़ते थे। इन चिंतकों का चिंतन धर्म व दर्शन से प्रभावित रहा है, क्योंकि जो मूल्य जुड़े हुए हैं तो धर्म से अपना आप ही वो जुड़े हुए रहेंगे। मध्य युग में राज्य व धर्म के आपसी संबंध इसी बात की स्पष्ट प्रमाण है। यूरोप में काफ़ी समय तक ये सिद्धांत प्रचलित था कि चर्च की सत्ता राज सत्ता के ऊपर है। सेंट एक्विनास की विचारधारा भी ऐसी थी। इस सिद्धांत के विचारक सिद्धांत शास्त्री होने के साथ साथ अच्छे दार्शनिक भी रहे हैं। इसी कारण से जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत हैं वो धर्म और दर्शन पर आधारित हैं और धर्म और दर्शन का उन पर प्रभाव रहा है। अगला है तर्क, कल्पना और पर आधारित निगमनात्मक अध्ययन। ठीक है, यानी कि इसमें हर चीज़ की तर्क दिया गया है, उस पर कल्पना की गई है उसका समाधान के लिए, और कल्पना भी वैसे की गई कि पहले कल्पना कर ली फिर उसको रचनात्मक रूप दिया गया है। इसको बोलते हैं निगमनात्मक अध्ययन। आगमनात्मक में क्या होता है कि पहले बहुत सारा अध्ययन कर लिया जाता है, फिर लास्ट में एक निष्कर्ष निकाला जाता है, लास्ट में उसका कंक्लूजन आता है। इसमें क्या होता है, पहले निष्कर्ष पहले आ जाता है कि ये होता है, अब उसको बाद में उसकी समाधान किया, उसको रचनात्मक रूप देने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इसका जो अध्ययन है मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आदर्शात्मक है और निगमनात्मक है। इसमें लेखक हैं इसके जो सिद्धांतवेत्ता हैं कोई वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सिद्धांत हैं कल्पना, आदर्श की कल्पना को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसमें प्लेटो का दार्शनिक राजा हो, रूसो की सामान्य इच्छा हो, ये सब इसी जो है श्रेणी में आते हैं। हीगल की विश्वात्मा का विचार है वो भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, इनके जो परिणाम हैं वो आदर्शी अध्ययन पर बल देते हैं। जो अरस्तु है उसने 158 देशों के संविधानों को तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन के बाद में हमने आदर्श राज्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस पद्धति को प्लेटो, हॉब्स, हीगल, अरस्तु, कांट,
वर्ग आदि विचारकों ने अपनाया था। ठीक है, यानी अरस्तू ने क्या किया था, पहले संविधानों को तुलनात्मक अध्ययन किया, उसके बाद में अपना आदर्श राज्य का सिद्धांत बनाया था। हाँ ठीक है, जो इन जितने भी हैं ऊपर जो विचारकों के नाम आए हैं उन सभी के अध्ययन निगमनात्मक पद्धति पर आधारित आदर्शी अध्ययन रहे हैं, यानी पद्धति निगमनात्मक अपनाई है और सभी अध्ययन कैसे रहे, आदर्शात्मक या काल्पनिक अध्ययन रहे हैं। अगली विशेषता है कि इसमें मुख्यतः कानूनी, औपचारिक व संस्थागत अध्ययन पर बल दिया गया। ठीक है, परंपरावादी जो हैं वो राजनीतिक व सरकारी संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल देते हैं। ठीक है, और इसमें औपचारिक संस्थाओं, विधि या संविधान द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं का इसमें अध्ययन किया गया है। इस सिद्धांत के विचार केवल औपचारिक संस्थाओं का वर्णन व अध्ययन करते हैं, उसके बाहर जाकर व्यवहार का अध्ययन और परीक्षण इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, डायसी, जेनिंग्स, लॉस्की और मुनरो की रचनाएं भी इसी श्रेणी में आती हैं। इन सभी विचारकों का जो अध्ययन है कानूनी और औपचारिक अध्ययन ही रहा है, उसमें अनौपचारिक अध्ययन या व्यवहारिक अध्ययन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अवधारणात्मक अध्ययन, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं उसने उनके जो सिद्धांत हैं वो सारे अवधारणात्मक उनमें अध्ययन किया गया है। इस सिद्धांत के समर्थक हैं वो न्याय, सुरक्षा, समानता, लोक कल्याण, नैतिकता, राज्य, कानून, संप्रभुता, राष्ट्रवाद आदि अवधारणाओं को परिभाषित करने में लगे रहे हैं। ये एक सार्वभौम समाज सुधारक और धर्म प्रचारक की तरह अपनी अवधारणाओं को परिभाषित करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने व्यवहारिक बनने का प्रयास नहीं किया है, यानी व्यवहारवादी बनने का प्रयास नहीं किया है, यानी जो भी उन्होंने विचार दिए हैं उनको व्यवहार में लागू करने का या व्यवहार से कोई सिद्धांत बनाने का प्रयास नहीं किया है। इसी कारण उनका अध्ययन अवधारणात्मक अध्ययन तक ही सीमित कर रह गया है। अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन, देखो ये जो अंत्य अनुशासनात्मक पद्धति है ये हम आधुनिक सिद्धांतों में भी आएगी, लेकिन यहाँ इसका अर्थ अलग है, वहाँ इसका अर्थ अलग है। जो परंपरा का राजनीतिक सिद्धांत है उसमें राजनीतिक विचारकों ने मानव जीवन के सभी चिंतनात्मक पहलुओं का अध्ययन किया है, केवल एक पहलू का अध्ययन नहीं किया है, सभी का किया है, इसलिए उनकी जो अध्ययन पद्धति है वो अंत्य अनुशासनात्मक कहलाई है, उनका अध्ययन। इसी कारण इन विचारकों के सिद्धांतों को किसी विशेष समय से जोड़ना असंभव है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, मार्क्स जैसे जो विचारक हैं इनका दृष्टिकोण समाज के सभी विषयों और विज्ञानों से रहा है। इन विषयों से राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए राजनीतिक विज्ञान को अलग करके नहीं देखा जा सकता, अतः राजनीतिक सिद्धांत अधिक अनुशासनात्मक अध्ययन का परिणाम है। इसी कारण राजनीतिक सिद्धांत में भी विषय क्षेत्र संबंधी अस्पष्टता आई जो आज भी विद्यमान है। ये अधि अनुशासनात्मक है, अंत्य अनुशासनात्मक नहीं है। इसको थोड़ा सा सही कर लें कि ये जो अधि है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगला है आत्मनिष्ठा या व्यक्ति निष्ठा के तत्व को ज़्यादा प्रधानता दी गई सिद्धांतों में। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर व्यक्ति के सिद्धांत ज़्यादा हैं, व्यक्ति की खुद की दृष्टिकोण, उसके विचार, उसके मूल्यों पर आधारित सिद्धांत है। इसमें व्यक्ति निष्ठा यानी व्यक्ति को महत्व प्रदान किया गया है, वस्तु को नहीं। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का अभाव होने के कारण ये किसी सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे हैं। वैचारिक जो अलगाववाद है, सभी विचारक अपने अपने हिसाब से विचार प्रस्तुत करते हैं एक चीज़ के ऊपर। इस कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में किसी भी राजनीतिक चिंतन ने प्रयास नहीं किए हैं। रॉबर्ट डेल कहता है कि परंपरागत राजनीतिक विचारों के चिंतन का आधार एक व्यक्तिपरक भावनात्मक विश्व दृष्टि है। उनके विचार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, उनकी खुद की चिंतन, कल्पना आदि से ही जुड़े हुए हैं। शाश्वत एवं उच्च स्तरीय तत्वों से संबंध होने के कारण उनकी चिंतन प्रणाली तार्किक व निगमनात्मक है। ये प्रणाली है, ठीक है, प्रणाली, इसको ध्यान रखें। ठीक है, वे आकाश में बैठकर धरती की तरफ देखते हैं, ये बात पहले भी आ गई। तो ये अब इसमें याद रखने लग क्या है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत वेदता हैं आकाश में बैठकर धरती को ओर देखते हैं। ये किसने कहा है, क्योंकि ये लाइन हमने कई बार देखी, तो ये कहा है रॉबर्ट डेहल ने। ठीक है, तो उपयुक्त विशेषण जो हमने अध्ययन किया ऊपर, इससे हमें क्या समझ में आया कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं या जिनको आदर्श या मान के सिद्धांत हैं वो आदर्श, कल्पना और इतिहासवादी रहे हैं, दार्शनिक हैं। इन सिद्धांतों में दर्शन, नीति शास्त्र का
अधिक प्रभाव रहा है। व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण इनमें विविधता, अस्पष्टता, अमूर्तता और परस्पर तुलना का अभाव पाया जाता है। मूल्यों पर आधारित होने के कारण ये व्यवहारवादी विचारकों की आलोचना केंद्र में रहे हैं। यानी इनको निष्कर्ष भी कह सकते हैं, इसके दोष भी इनको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, इनके दोष इनको हम कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद के आने के बाद राजनीतिक सिद्धांत को मूल्य संबंधी जो विवाद है उससे छुटकारा मिल गया। क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, हमारे जब चैप्टर आएंगे कि उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्यों का समर्थन करता है, जबकि जो व्यवहारवाद है पूर्णतः अपने आप को वैज्ञानिक मानकर चलता है और मूल्यों से निरपेक्ष अध्ययन करता है। ठीक है। आधुनिक या अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत का कट्टर विरोधी होने के बावजूद भी यह परम तत्वों, शाश्वत सत्यों, संपूर्ण विचारों को समेटे हुए है। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स आदि के द्वारा प्रतिपादित जो राजनीतिक सिद्धांत हैं आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, राष्ट्रवाद, राज्य, कानून का शासन आदि ऐसी अवधारणाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। राजनीति विज्ञान में इनका महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि प्रमुख परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत निर्माता कौन कौन हैं, या मानकीय सिद्धांत निर्माताओं के नाम लिखिए। ठीक है। तो हमें इनका नाम, हमने जितनी बार जिन जिन का उदाहरण दिया वो सब इसमें आएंगे। ठीक है। इसमें प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, लॉस्की, ऑक्सफोर्ड, लियोस्टार्ट, ये सब इसमें आएंगे। इसके साथ ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, बर्टेंड, जुवेनल, लियोस्ट्रॉस, इरिक बोगेलिन आदि भी इसमें आते हैं। इनका हमें नाम याद करना है। ठीक है। तो इस प्रकार अब इसमें आता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पुराना राजनीतिक सिद्धांत है उसका पतन हुआ जाता है, यानी उसका पतन हो रहा है। तो इसमें हमें 3 कारण लिखने हैं: व्यवहारवाद, इतिहासवाद और नैतिक सापेक्षता तथा तकनीकी क्रांति। ये आगे चैप्टर भी है कि परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका पतन क्यों हुआ है। तो हम जो इनका वहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।